तो हम लोगों ने अलग अलग जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें अनसर्टेनिटीज़ कितनी है किसी गिवन स्टेट में, उसकी चर्चा की थी। और ख़ास तौर पे हमने पोजीशन की और मोमेंटम की चर्चा की थी। तो अगर किसी पार्टिकल की किसी खास इंस्टेंट पर जो अवस्था है, जो स्टेट है, उसका वेव फंक्शन हमें पता हो तो फिर हम लोग उसके पोजीशन की, उसके मोमेंटम की, अनसर्टेनिटीज़ की बात कर सकते हैं। और पोजीशन के लिए अगर अनसर्टेनिटी करनी है तो हमने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा के अनुसार ये डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर ऐसे देते हैं। और ये चीज़ें निकालते कैसे हैं, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जिसको मैं कह रहा हूँ वो कैसे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने बताया था कि अगर पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो आप x लें, मॉड साई एक्स स्क्वायर डी एक्स से इसको गुना करें और तब फिर इंटीग्रेट कर दें x के फुल रेंज के ऊपर, x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये चीज़ x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, कभी कभी लोग एवरेज वैल्यू भी इसको कहते हैं। इसी तरीके से अगर मोमेंटम की बात करनी हो, डेल्टा p लिखना हो तो फिर उसको हम लोग p स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और माइनस p का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। और जो p है, p का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो है p और फिर AP स्क्वायर dp। ये AP कैसे निकालेंगे, अगर साई एक्स दिया हो तो वो भी हमने चर्चा की थी। लेकिन मुख्य बात ये याद रखने की है कि ये है प्रोबेबिलिटी कि मोमेंटम P और P प्लस dp के बीच हो। उसी तरीके से ये है प्रोबेबिलिटी कि पोजीशन x और x प्लस dx के बीच हो। तो उस वैल्यू को उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे को सम करते हैं, पूरे को इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर का लिखना है तो हम एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी ऐसे ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और तब साई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कोई भी एक्स का कोई भी फंक्शन हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो और कोई फंक्शन हो, तो उस फंक्शन को हम ऐसे ही करके और उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर का लिखना होगा तो पी स्क्वायर करके और जो मोमेंटम वाली प्रोबेबिलिटी है उससे इसको गुना करके इंटीग्रेट करेंगे पी के रेंज पे तो वो मिलेगा। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने स्टेट किया था कि अगर आप ऐसे प्रिसाइसली इनको डिफाइन करते हैं दोनों को तो ये प्रोडक्ट कभी भी आप h×2 से नीचे नहीं ले जा सकते हैं, जबकि एक ही स्टेट में नापे गए ये दोनों चीज़ें हैं, ये ध्यान रखने का है। तो अगर हमने एक स्टेट बनाया है जिसमें इतना डेल्टा x है, इतना डेल्टा p है, तो ये प्रोडक्ट इतना ज़रूर होगा, h×2 से ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने बात की। अब कई सारे प्रपोजल्स लोगों ने सोचे कि ऐसा कर देंगे तो शायद हम डेल्टा x को भी बहुत कम कर सकते हैं, डेल्टा p को भी बहुत कम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब जैसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट जिसका मैं अभी वर्णन कर रहा हूँ, ऐसा कल्पना करें कि आपके पास कोई फिलामेंट है और कुछ है जिसको आप गर्म करके और कुछ करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे हैं, फिर उनको एक ख़ास पोटेंशियल डिफरेंस से आप ले जा रहे हैं ताकि उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाए, और वो हो करके मान लीजिए इस रेंज के अंदर में आपने उसको एक्सेलरेट किया है, और अब यहाँ से जब ये बाहर निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अब हो गई है। जितना आपने यहाँ वोल्टेज लगाया होगा उसके अनुसार कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है। और काइनेटिक एनर्जी अगर हो गई है तो फिर जो मोमेंटम है वो भी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, 2m ऐसा पता कर सकते हैं। तो अगर ये जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस कुछ ठीक ठाक हो जाएं तो हमें पता चल सकता है कि भाई इसका इतना लीनियर मोमेंटम है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका पोजीशन जो है वो काफ़ी अनसर्टेन है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ पता नहीं है। और लीनियर मोमेंटम का भी हम x कंपोनेंट ही लेते हैं, इसको x डायरेक्शन कहते हैं हम। तो इस लीनियर मोमेंटम का x कंपोनेंट यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। तो जो x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है उसमें भी अनसर्टेनिटी है,
और एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है उसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर हमने इसको रीजनेबली वेल कॉलिमेट कर लिया है, किसी प्रकार से इसका फोकस करके ऑलमोस्ट हम उसको पैरेलल ले आए हैं और ऐसा ऑलमोस्ट पैरेलल ले आए हैं, तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि शायद हमने एक ऐसा स्टेट तैयार कर लिया है जिसमें लीनियर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट काफ़ी हद तक ज़ीरो के आसपास है, डेल्टा पी काफ़ी कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को फोकसिंग करने के अपने तरीके होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए एक प्रॉपर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लगाइए, उसको आप उसकी फोकसिंग कर सकते हैं। तो इसको आप एक पैरेलल बीम बना सकते हैं जिसका जो बिखराव है, जो फैलाव है, जो झुकाव है वो बहुत कम है। तो वैसी हालत में px जो है वो बहुत छोटा है, px बहुत छोटा है और डेल्टा px भी बहुत छोटा है, क्योंकि px ही छोटा है, ज़ीरो ही के आसपास रहता है। तो जो डिस्पर्सन है, जो अनसर्टेनिटी स्प्रेड है, वो भी काफ़ी कम है। लेकिन इसका पोजीशन की अनसर्टेनिटी काफ़ी है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, पता नहीं। तो इसके पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए एक आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम एक इस तरीके का हमने एक छेद बनाया कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ टकराते हैं तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यहाँ टकराते हैं इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है वहाँ से अगर निकल जाए तो फिर वो निकल जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, इनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये ज़रूर इनका पोजीशन इससे इसके इतने के बीच में होगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी इतनी बड़ी थी उसमें पोजीशन की, वो हमने घटा करके इतनी कर दी। तो हम अगर स्लिट बहुत पतली लें, ये छेद बहुत छोटा रखें, तो ये अनसर्टेनिटी हम कम करते जा सकते हैं इन प्रिंसिपल। लेकिन ये करने के सिलसिले में ये डेल्टा एक्स यहाँ पे बहुत बड़ा था, फिर हमने अपना ये यंत्र लगा करके उस डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दिया। लेकिन जिस समय हमने ये यंत्र नहीं लगाया था उस समय में इसका जो लीनियर मोमेंटम था एक्स डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो था, क्योंकि हमने बीम पैरेलल करके रखी हुई थी और इसलिए उसमें कोई स्प्रेड भी नहीं था या बहुत मामूली स्प्रेड था। तो डेल्टा px भी हमारा बहुत कम था, ये भी करीब करीब ज़ीरो के आसपास था, या कहे जितना काफ़ी कम था ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब इस छेद में से होकर के और जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा, विवर्तन होगा। आपको ध्यान होगा कि अगर आप एक वायर लेते हैं और उस पर लेज़र लाइट डालते हैं तो आपको दूसरे साइड स्क्रीन के ऊपर डिफ्रैक्शन दिखाई पड़ता है, उसके पैटर्न्स दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही अगर एक छेद में से भी होकर के अगर आप लाइट भेजें तो उसके भी डिफ्रैक्शन दिखाई पड़ते हैं, और वही रूल्स इलेक्ट्रॉन्स पर भी लागू होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को भी अगर एक छेद में से होकर के भेजें तो उसके डिफ्रैक्शंस होते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पैरेलल थे, ये अब ये पैरेलल नहीं हो करके और कुछ इनमें ऐसा इस तरीके का कुछ डिफ्रैक्शन होने वाला है, ऐसा कुछ डिफ्रैक्शन होने वाला है। और यहाँ आप देखेंगे तो एक ख़ास रेंज के अंदर में आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और उसके बाद नहीं मिलेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको मिलेंगे। तो इस स्क्रीन पे अगर आप देखें, ये अगर वो स्क्रीन हो और यहाँ पर से कहीं वो छेद हो, उस छेद से होकर के इलेक्ट्रॉन जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक रीजन मिलेगा जिसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इतने में ही होंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँचेंगे, और फिर एक एन्युलर रिंग टाइप का रीजन होगा जहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे, फिर नहीं पहुँचेंगे, फिर पहुँचेंगे। तो ऐसे आपको रिंग्स दिखाई पड़ेंगे। तो इनको आप एक बार को नेग्लेक्ट भी कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स इतनी दूर के अंदर में तो ज़रूर पहुँच रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर आने के बाद वो पैरेलल नहीं रह गए हैं, वो स्प्रेड कर गए हैं। और ये जो है ये कितनी दूर में ये स्प्रेड होना है, ये पहला ही केवल बीच वाला ही लें तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना है इस ओरिजिनल डायरेक्शन से, जो ये एंगल बना है थीटा कह लें इसको, ये थीटा यहाँ, इस थीटा के लिए एक अच्छा सा सूत्र है कि जो इसका ये आप इसमें से डेल्टा थीटा या थीटा कह लें, यहाँ पर हमने थीटा ही कहा है, तो उसका जो साइन थीटा है वो कुछ 1.22
लैम्डा बाई बी है। ऑप्टिक्स का ये बहुत वेल नोन रिजल्ट है कि अगर आपने कोई सर्कुलर होल लिया है, एक सर्कुलर होल बनाया है और उसमें से होकर के अगर आप लाइट भेज रहे हैं और दूसरे साइड में आपको लाइट मिलती है, वो इतनी दूर के अंदर में ये ब्राइट है, यानी यहाँ लाइट पहुँच रही है, फिर लाइट नहीं पहुँच रही है, फिर फेंट लाइट यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत पहुँच रही है, ऐसा। तो ये जो एंगल है, जिस एंगल पर जा कर के और वो ज़ीरो हो जाता है इंटेंसिटी, ये एंगल, इस एंगल के लिए ये सूत्र इस प्रकार का है। तो अगर हम इस b को छोटा करें, यानी इसको अगर हम छोटा करें, इस छेद के डायमीटर को अगर हम छोटा करें, b को अगर हम छोटा करें, तो ये थीटा बढ़ता है, यानी ये थीटा जो अभी इतना दिख रहा है वो और बढ़ जाएगा, और b को अगर हम बड़ा करेंगे तो ये थीटा छोटा हो जाएगा। तो ऑप्टिक्स का ये बहुत वेल नोन रिजल्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी काफ़ी हद तक लागू होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो वेवलेंथ है उसके मोमेंटम के अनुसार वो आपको यहाँ पर करना होगा, तो इस तरह का। तो हम ऑप्टिक्स का ये रिज़ल्ट आपको अभी दिखाना चाहते हैं कि छोटा b करने से, इस होल का डायमीटर छोटा करने से ये पैटर्न बड़ा होता है, और जो पैरेलल लाइट है वो पैरेलल लाइट भी फैल जाती है। पहले से भी अगर फैल रही हो तो भी यहाँ पर उसका एक दूसरा बिखराव आता है। और इस होल के रेडियस को छोटा या बड़ा करने से क्या फ़र्क पड़ता है इस एंगल के ऊपर, ये हम आपको एक लाइव करके दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग उस ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा है, मोटे कागज़ का टुकड़ा है, और आप इसको ध्यान से देखिए। इस कागज़ के टुकड़े में हमने 2 छेद किए हुए हैं। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छेद नज़र आएगा और एक छेद आपको यहाँ भी नज़र आएगा। तो ये 2 छेद हैं, और ये छोटा छेद है, इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा ये बड़ा छेद है। और हम बारी बारी से इन छेदों में से होके उस लेज़र लाइट को निकालेंगे, और इस साइड में इस छेद से निकलने के बाद वो लेज़र दीवार पर क्या करती है, कैसा पैटर्न बनाती है, वो आप देखेंगे। तो इसको अब हम यहाँ पर सेट करने जा रहे हैं ताकि उस छेद में से होकर के लाइट निकल सके। तो अभी ये जो बड़ा वाला छेद है, इस बड़े वाले छेद से होकर के लाइट बाहर निकल रही है, और उस लाइट को हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ जा रही है और कैसा पैटर्न बना रही है। ये लाइट आपको यहाँ दिख रही होगी, लेकिन इसको दूर हम दीवार के ऊपर ले जा रहे हैं जहाँ पर कि इसका एक पैटर्न दिखेगा, और वो आप देखिए कैसा दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो ये पैटर्न बन रहा है। ये है वो सेंट्रल डिस्क जहाँ पर बहुत सारी लाइट आ रही है, और उसके बाद आपको उसके बगल में एक काली रिंग दिखाई पड़ रही होगी जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं पहुँच रही है, और फिर आपको फेंट रिंग दिखाई पड़ रही है जहाँ लाइट थोड़ी सी पहुँच रही है, और दूसरी तीसरी भी फेंट रिंग्स हैं, लेकिन मोस्टली लाइट जो है सो इतनी दूर के अंदर में पड़ रही है। तो आप देखो कि जो पैरेलल बीम वहाँ से आ रही थी वो थोड़ा फैल गई है, और कितना फैल गई है, तो यहाँ पे उसका डिस्क इतना बड़ा हो गया है। ये बड़ा वाला छेद था, ध्यान रखिएगा इस बात का। और अब हम फिर से वापस वहाँ सेटअप पे जा रहे हैं, और छोटे वाले छेद में से हम इसी लाइट को पास कराएंगे। आप अपने दिमाग में थोड़ा बना के रखिए कि ये कितना, इसका रेडियस या डायमीटर कितना है, और अगली बार जब बनेगा तो आप कंपेयर कीजिएगा कि ये डायमीटर बढ़ गया या घट गया। तो अब देखिए ये छोटे छेद से होकर के उसी लाइट को हमने पास कराया है, और इस डिस्क को देखिए, पहले जो आपने डिस्क देखी थी उसकी तुलना में ये डिस्क अच्छी खासी बड़ी हो गई है। तो जितना छोटा छेद होता है उतना ये जो एंगल बनता है, मैक्सिमम एंगल जो लाइट डेविएट कर रही है, अभी सीधी नहीं आकर के कुछ यहाँ तक पहुँच रही है, कुछ यहाँ तक पहुँच रही है, इतनी दूर में पहुँच रही है, तो ये एंगल बड़ा हो जाता है अगर हमारा छेद छोटा हो, और ये छोटा हो जाता है एंगल अगर हमारा छेद जो है वो बड़ा हो। ये चीज़ आप देखें, ध्यान में रखें इसको। ये आपने हमारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि ये छेद का डायमीटर अगर मैं छोटा करता हूँ तो ये डिस्क का डायमीटर है, यहाँ दीवार पे जो डिस्क बन रहा है वो डायमीटर बड़ा हो जाता है, उसका रेडियस बड़ा हो जाता है। छोटा छेद तो बड़ा डायमीटर, बड़ा छेद तो छोटा डायमीटर। ये अभी आपने देखा, तो वो एक्चुअल रिलेशन जो है वो इस प्रकार का है।
इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी बाय एंड लार्ज यही परिस्थिति है, और इसलिए अगर हम ये px को देखें तो यहाँ पे px ऑलमोस्ट ज़ीरो थे सभी जगह, तो हमने कहा कि px ज़ीरो है, डेल्टा px भी लगभग ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ पर तो px आ गया है, ठीक ठाक px आ गया है, और इसलिए px की जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, मैक्सिमम इस साइड में देखें तो ये अगर p इसका मैग्नीट्यूड है तो p साइन थीटा ये x कंपोनेंट यहाँ आ गया है, और ये बीच वाले जो हैं यहाँ जो पहुँच रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो पहुँच रहा है, यहाँ जो पहुँच रहा है, तो इनके लिए भी वो इस तरह का p साइन थीटा करस्पॉन्डिंग आप बनाएंगे। तो जो मैक्सिमम थीटा जो यहाँ से मिल रहा है p साइन थीटा इस साइड और p साइन थीटा इस साइड, तो एक 2p साइन थीटा टाइप की उसकी अनसर्टेनिटी बन रही है। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा p इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हम इसके लगभग मान ही लिख रहे हैं, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं ले रहे, तो ये होंगे हमारे p साइन थीटा इस ऑर्डर के, डबल ऑफ दिस भी आप चाहो तो कह सकते हो, और इसका मतलब हो गया p इंटू ये समझो लैम्डा बाई डी है, ये लैम्डा बाई बी है, तो ये करीब करीब ऐसा। और p जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हमने कितना यहाँ एक्सेलरेट किया है उससे डिसाइडेड है, और उसको आप लैम्डा के साथ रिलेशन कर सकते हो। ये p को आप लिख सकते हैं h बाई लैम्डा, डी ब्रोगली रिलेशन, p बराबर h बटा लैम्डा और इनटू लैम्डा बाई बी, तो यानी h बाई बी है ये, डेल्टा p जो है वो h बाई बी इंटू सम कॉन्स्टेंट, डिपेंड्स कि आप कैसे उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर हम इस छेद को छोटा करें तो हमारी जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो घटती है, क्योंकि ये जो b है यही हमारे पोजीशन की अनसर्टेनिटी है। डेल्टा x जो है वो इस p के ही ऑर्डर का है, क्योंकि हमने इसको यहीं से कन्फाइन किया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो पता है इसी छेद में से आए हैं, तो इससे इधर नहीं होंगे, इससे इधर नहीं होंगे, तो जो डेल्टा x है वो इस b के ऑर्डर का है, इस b के ऑर्डर का है। तो अगर आप छेद छोटा करेंगे तो ये पोजीशन की अनसर्टेनिटी घटेगी। लेकिन अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी आपने घटा दी तो फिर प्रकृति के नियम कहते हैं कि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी h बाई बी है। b छोटा करेंगे तो ये अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो हमारे जो डिफ्रैक्शन के रूल्स हैं जो बिल्कुल अलग हैं, कहाँ डिफ्रैक्शन और कहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारे सारे फिज़िक्स के रूल्स इस प्रकार से हैं कि आपने b घटाया, डेल्टा x घट गया, डेल्टा p बढ़ गया, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट जो है वो वैसा का वैसा ही रह गया। अगर आप डेल्टा x और इंटू डेल्टा p की बात करें तो डेल्टा x जो है वो कुछ b के ऑर्डर का है और ये h बाई बी के ऑर्डर का है, तो यानी h से आप उससे ज़्यादा बहुत छोटा कर नहीं सकते हो। तो ये इस प्रकार के आप कई तरह के डिज़ाइन सोचो जिसमें कि आप लीनियर मोमेंटम को खूब अच्छी तरह से मेज़र करने का कोशिश करो, तो आप देखेंगे कि वो मेज़र तो हो जाएगा, लेकिन फिर x की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उतना का उतना ही रह जाएगा। अब इस प्रोडक्ट को मिनिमम कैसा वेव पैकेट हो ताकि ये जो प्रोडक्ट है डेल्टा x इंटू डेल्टा p ये सबसे छोटा हो जाए, और सबसे छोटा इस समय जो हम कह रहे हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा p वो बिल्कुल उस मैथमेटिकल डेफिनेशन के अनुसार कह रहे हैं। तो उसके लिए एक जो फंक्शन है जिसमें कि वो ठीक h क्रॉस बाई 2 होता है, उससे छोटा हो नहीं सकता, यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और वो मिनिमम कब होगा, तो उसके लिए जो एक वेव फंक्शन का रूप है वो हम आपको लिखने जा रहे हैं कि ऐसा वेव पैकेट अगर होगा तब फिर वो सबसे छोटा होगा। और ये वेव फंक्शन हम उदाहरण के रूप में कई बार लिख चुके हैं, और फिर से उसको हम लिख रहे हैं। ये वेव फंक्शन है कुछ कांस्टेंट जो वास्तव में 2 बाई पाई ए स्क्वायर इन पावर 1/4 ऐसा कांस्टेंट है, फिर e पे पावर और माइनस x नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और इनटू e पे पावर i बाई h क्रॉस और p नॉट x। ये वेव फंक्शन हमने कई बार लिखा है, इसको हम लोग गॉसियन वेव फंक्शन कहते हैं।
गॉसियन वेव पैकेट ऐसा बोलते हैं इसको। और इस फैक्टर के कारण से इसकी अगर आप मॉड साई एक्स का देखें, मॉड साई एक्स स्क्वायर अगर कर दें तो ये और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट गुना होकर के 1 हो जाएंगे, और तब ये जो कैपिटल ए कह दें इसको, ये कैपिटल ए ऐसा क्यों लिया, ऐसा वाला क्यों लिया, ताकि ये नॉर्मलाइज्ड हो जाए। अगर हम इस मॉड साई एक्स स्क्वायर डी एक्स को पूरे में इंटीग्रेट कर दें तो वो 1 हो जाए, उसके लिए ये लिया हुआ है। तो ये ए का स्क्वायर ई पे पावर -2 टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर और फिर बटा ए स्क्वायर ऐसा। और इसकी शक्ल तो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, और इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस प्रकार की होगी, कुछ इस प्रकार की होगी। ये जो मैक्सिमम है ये है एक्स नॉट, एक्स बराबर एक्स नॉट, यहाँ पर मैक्सिमम, फिर दोनों तरफ इसका एक्सपोनेंशियल डिके, इस प्रकार का ये फंक्शन है। और इसको अगर आप सोचें ये भी उसी प्रकार का है, केवल इसका जो यहाँ पर ये ए है वो इसकी जगह a/√2 अगर करेंगे तो ये 2 आपको मिल जाएगा, बाकी इसी का प्रकार है। ऐसा ही शक्ल इसका भी होगा, लेकिन उसके साथ में ये ऑसिलेटिंग फंक्शन भी शामिल है। जो वेव फंक्शन है उसमें ये ऑसिलेटिंग फंक्शन भी शामिल है। ऑफ कोर्स आई है, मुझे प्लॉट करना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऑसिलेटिंग है, इसका जो पीरियड है वो यहाँ से पता है अपने को कि कितना पीरियड है, ऐसा ये वेव फंक्शन है। इसमें अगर आप डेल्टा एक्स निकालना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा क्या, x इंटू मॉड साई एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये है x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये, और ये आप करेंगे तो ये एक्स नॉट ही आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसके अबाउट। तो आप देख के भी बता सकते हैं कि इसका जो एवरेज वैल्यू आना है पूरे पे जब इंटीग्रेट करेंगे, पूरे पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऐसा ही आना है। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसको देखें, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसको देखें, ये है -∞ टू +∞ एक्स स्क्वायर इंटू मॉड साई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a² / 4 + एक्स नॉट स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना है, इसकी जगह पर आप ये यहाँ पर पूरा रख दें और उसके बाद इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन करके लिमिट्स रखें तो आपको ये इतना आने वाला है। और इसलिए अगर आप डेल्टा एक्स देखते हैं, ये अनसर्टेनिटी ये देखते हैं, √² एक्स स्क्वायर एवरेज माइनस एक्स एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू उस ये, तो फिर इसमें से आपको इसका स्क्वायर घटाना है, तो ये एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को काटना है, एक्स नॉट स्क्वायर से इस एक्स नॉट स्क्वायर को काटना है, और a² / 4 बचेगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये a/2 बनेगा। तो इसी प्रकार आप डेल्टा p निकालेंगे। थोड़ा काम लंबा है डेल्टा p के लिए, क्योंकि डेल्टा p निकालने के लिए फिर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p² निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p निकालना है, ऐसा करना है, उसका स्क्वायर रूट करना है। और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ निकालने के लिए वो प्रोबेबिलिटी लाना है, मोमेंटम वाली प्रोबेबिलिटी। तो AP चाहिए, पहले AP चाहिए, ये AP का मॉड स्क्वायर DP ये प्रोबेबिलिटी है। और इसके साथ जब आप P को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे -∞ से +∞, तो आपको ये P का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगा। और अगर आप p² को करेंगे ऐसा, तो आपको ये डेल्टा p, आपको ये p² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगा। AP कैसे निकालते हैं वो भी हमने कई बार बताया है। AP कैसे निकालते हैं, उसके लिए 1/2 पाई h× स्क्वायर रूट यहाँ, फिर इंटीग्रेशन और साई एक्स यहाँ, और e पे पावर -IH× -IH× p इंटू एक्स यहाँ, और p पर इसको, x पर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे -∞ टू +∞, ऐसा करेंगे तो आपको ये AP निकल करके आएगा। और ये AP निकलने के बाद इस AP को आप यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो आपको ये दोनों मिलेंगे। उसको जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको ये डेल्टा P मिलेगा। और ये सब करके जब आप
पाएंगे कि डेल्टा पी कितना निकला अंत में, तो वो आपको मिलेगा एच क्रॉस बाई ए। एच क्रॉस बाई ए मिलने वाला है ये सारा इंटीग्रेशन करके। कठिन नहीं है बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन, क्योंकि और बल्कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ऐसा ही वाला इंटीग्रेशन मिलने वाला है, और यही रिजल्ट आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए। और इसलिए इसमें अगर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स करना है, डेल्टा पी करना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, तो डेल्टा एक्स ये एच ए बाई टू है, और ये एच क्रॉस बाई ए है, और इसलिए ये प्रोडक्ट एच क्रॉस बाई टू है। और आप कोई भी वेव फंक्शन लेके शुरू करेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इससे कम नहीं हो सकता है। तो ये मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट वाला वेव फंक्शन ये है। इसको गॉसियन वेव फंक्शन हम कहते हैं। दो कंडीशंस हैं। इस फंक्शन को, इस तरह के फंक्शन को गॉसियन फंक्शन कहा जाता है गणित के अंदर में। और जब हम वेव पैकेट की बात कर रहे हैं तो ये गॉसियन तो होना ही चाहिए, साई एक्स को गॉसियन तो होना ही चाहिए। और उसके साथ में ये जो फैक्टर है e टू द पावर i, और उसके बाद ये जो फैक्टर है, एक्चुअली किसी भी फंक्शन को कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ भी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, उसका एक जो एब्सोल्यूट वैल्यू है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से गुणा करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, और उसके बाद e टू द पावर i5 ऐसे आई। इसको फेज फैक्टर कहते हैं, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। किसी भी फंक्शन को या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो फाई है, दिस शुड बी लीनियर इन एक्स, ये एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है कि ये जो है दिस शुड बी ए गॉसियन फंक्शन। गॉसियन फंक्शन मतलब ये वैरायटी का फंक्शन, ई पे एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, फिर ई पे पावर है, और फिर माइनस है एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई किसी कांस्टेंट का स्क्वायर है। ये गॉसियन फंक्शन है। ये दो कंडीशंस अगर लागू होते हैं तो उसको हम लोग गॉसियन वेव पैकेट कहते हैं। और उस गॉसियन वेव पैकेट के अंदर में अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। और कुछ बहुत प्यारे प्यारे मैथमेटिकल टूल्स हैं, पहले हम उनका थोड़ा अभ्यास करेंगे। पहले हम थोड़े से सवाल करेंगे, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे आगे के लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम उन मैथमेटिकल टूल्स को डेवलप करेंगे।